हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5th का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे आप यूज कर सकते हो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे किस टाइप का बनाया जाता है आपके लिए, कौन कौन से पोर्शंस इस पेपर के अंदर कवर होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे पहला पोर्शन जो होता है आपका पठन का होता है, जिसके अंदर आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है और गद्यांश के आधार पर आपके लिए 5 प्रश्न होते हैं। उसके बाद आपका लेखन का पोर्शन होता है, जिसके अंदर आपकी जो किताब है हिंदी की, ठीक है, एनसीईआरटी किताब, उस किताब के अंदर जो भी कहानी कविता आप पढ़ते हैं उसके आधार पे आपके लिए प्रश्न बनाए जाते हैं, जो कि 5 नंबर का यहाँ पे कवर होने वाला है। उसके बाद हिंदी व्याकरण से आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी वेटेज यहाँ आपको 10 मार्क्स की देखने को मिलेगी। उसके बाद सृजनात्मक लेखन के अंदर कोई भी टॉपिक आपको विषय दे दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ लिखने के लिए आपको कहा जाता है और इसकी वेटेज यहाँ पे 5 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद वर्तनी वाला पोर्शन है। वर्तनी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में से स्पेलिंग बोलते हैं। तो इसमें आपकी हिंदी की वर्तनी कैसी है उसे चेक करने के लिए आपके लिए प्रश्न बनाए जाएंगे और इसके लिए आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। और उसके बाद अगला जो है आपके लिए सुलेख है। और सुलेख जैसे कि आप लोग किताब में देख करके लिखते हैं घर पे बैठ के, उसी तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर भी सुलेख का एक पोर्शन होगा, जिसके अंदर आप देख करके अच्छे से लिखेंगे और आपकी हैंडराइटिंग वगैरह यहाँ पे चेक की जाएगी। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ शब्दावली होगा, यानी कि आपके पास कितने अच्छे शब्दावली हैं, यानी कि कितने शब्दों के अर्थ आप सही से जानते हैं, उस चीज़ों को चेक करने के लिए ये वाला पोर्शन होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये 40 नंबर का पूरा पोर्शन आपका ये पूरे क्वेश्चन पेपर में होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले पोर्शन के अंदर, जिसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश के आधार पे जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको निर्देश दिया जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। यानी ये जो गद्यांश दे रखा है इसे पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न होंगे उनके सही उत्तर आपको इस गद्यांश में से चुन करके ढूंढ करके लिखने होंगे। तो जैसे एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गंगा हिमालय पर्वत के गंगोत्री हिम नदी से शुरू होती है, उद्गम स्थान से गंगा नदी भागीरथी कहलाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गंगा नदी के बारे में बताया गया कि कहाँ से शुरू होती है और शुरू में इसे भागीरथी कहते हैं। यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ भी भागीरथी में मिल जाती है। यानी इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है इसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अलकनंदा के तट पर बसा है। बद्रीनाथ से यह तेज गति से आगे बहती हुई ऋषिकेश पहुंचती है। उसके बाद हिमालय की गोद छोड़कर गंगा हरिद्वार पहुंचती है, जिसे गंगा द्वार कहते हैं। इसके उपरांत गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए आगे बढ़ती है। प्रयाग में यमुना और सरस्वती की धारा गंगा में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। समुद्र में पहुंचने से पहले गंगा कई धाराओं में बढ़ जाती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। आगे चलकर दोनों नदियां मिलकर संसार के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यानी कि गंगा नदी के बारे में ये पूरा गद्यांश है कि किस तरह से उसकी शुरुआत होती है और लास्ट में कहाँ पे जाके ये नदी बहना बंद हो जाती है और बीच में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी नदी इसके साथ मिलती है, ये सारी जानकारी आपको इस गद्यांश में पढ़ने को मिल रहा है। अब देखते हैं इसके आधार पे आपके लिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि गंगा किस हिमनदी से शुरू होती है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ बताया गया कि शुरुआत में जो गंगा का नाम है आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा भी था कि इसे शुरू में से क्या बोलते हैं, गंगोत्री हिमनदी से शुरू होती है। तो आप यहाँ पे अपने उत्तर में गंगोत्री लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी दो नदियां भागीरथी नदी में मिल जाती है। यानी कि उन दोनों नदी का आपको नाम बताना है जो भागीरथी नदी में मिलती है। क्योंकि गंगा जब शुरू होती है इसे भागीरथी बोला जाता है और इसके साथ मंदाकिनी और अलकनंदा ये दो नदियां जो होती है इसमें मिलती है। तो इन दोनों नदियों के नाम आप अपने उत्तर में प्रश्न संख्या 2 में उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सी 3 नदियां प्रयाग में त्रिवेणी संगम बनाती है। देखो, एक तो गंगा नदी हो गई और गंगा नदी के अलावा 2 ऐसी कौन सी नदी है, उन नदी का नाम आपको बताना है जिनको मिलने के बाद ये त्रिवेणी संगम बनाती है। एक गंगा नदी होगी, दूसरा यमुना नदी होगी और तीसरी नदी होगी हमारी सरस्वती नदी। इन तीनों को मिलाकर के ही त्रिवेणी संगम बन जाती है। तो आप इन दोनों नदी के अलावा गंगा नदी के साथ इन तीनों नदी का नाम लिख सकते हैं अपने उत्तर में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बद्रीनाथ से आगे जाकर गंगा
कहाँ पहुंचती है। देखिए बद्रीनाथ के बाद ये नदी कहाँ जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो आपने जैसे पढ़ा भी था यहाँ पे कि बद्रीनाथ से यह तेज गति में आगे बढ़ती हुई ऋषिकेश पहुंचती है। तो इस जगह का नाम जैसे ऋषिकेश यहाँ पे आ रहा है तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि ये नदी ऋषिकेश पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप अपने उत्तर में भी लिख सकते हैं कि बद्रीनाथ से आगे जाकर गंगा ऋषिकेश पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गंगा अंत में कहां जा मिलती है और सबसे लास्ट में, यानी कि गंगा नदी का अंत कहाँ होता है, कहाँ ये नदी बहना बंद हो जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे लास्ट में आपने पढ़ा कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलने के बाद आखिर में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप लिख सकते हैं और ये अपना गद्यांश वाला पूरा 5 के 5 प्रश्न लिखने के बाद आपको पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एनसीईआरटी किताब के अंदर कहानी कविता है उसके आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न देखो, ये प्रश्न है सब मजिस्ट्रेट कौन है, क्या वह पुलिस विभाग में होता है। देखिए आप लोगों ने हिंदी की किताब में सब मजिस्ट्रेट के बारे में जाना था, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे यहाँ पे कि सब मजिस्ट्रेट होता क्या है। किसी भी जगह पे हम रहते हैं तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है उसे सब मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया है क्या हुआ पुलिस विभाग में होता है, हाँ ये पुलिस विभाग में होता है। तो आप दोनों प्रश्न को कंबाइन करके यहाँ पे जैसे एक प्रश्न बनाया गया आपके लिए, ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मान लेते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यमुना नदी के किनारे में जो जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर दिल्ली के अलावा किसी और जगह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस जगह में कोई ना कोई नदी जरूर होगी और नदी के आसपास जो भी चीज़ आपको देखने को मिलती है उन चीज़ों का नाम आप यहाँ पे बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे भी कमेंट करके बताइएगा दिल्ली के अलावा अगर कहीं और से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस जगह का नाम जरूर बताइएगा और आपके घर के सबसे नज़दीक कौन सी नदी है उस नदी का नाम भी मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है बाघ और तेंदुए में क्या अंतर है। देखिए बाघ भी एक जानवर है, तेंदुआ भी एक जानवर है, लेकिन अक्सर दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, फिर भी इन दोनों में बीच में काफी अंतर है। अब 2 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 2 अंतर आपको इसके उत्तर में लिख देना है। ठीक है, इनके शरीर के ऊपर जो निशान बने होते हैं उसके आधार पर लिख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देख करके आप इन दोनों के बीच में अंतर अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेखन वाला पोर्शन के अंदर आपके जो 3 प्रश्न है इन तीनों प्रश्न का उत्तर अगर आप सही देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे व्याकरण वाला पोर्शन, हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके लिए ये है जिसमें पूछा गया आपसे कि निम्न शब्दों के वचन बदलो। वचन बदलो यानी कि एक वचन दे रखा है, बहुवचन आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। चट्टान है तो चट्टान का क्या लिख सकते हो, चट्टाने लिख सकते हो। हथेली लिखा हुआ, हथेलियों लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको बहुवचन बना के इन दोनों का उत्तर में लिख सकते हो आप। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है रिक्त स्थान भरो। ये जो खाली जगह है ना ये वाला और ये वाला, इसमें आपको सही शब्द भरने हैं। या में और के लिखा हुआ है, इन दोनों में से सही छांट करके जो भी सही लगता है आपको वो लिखना है। जैसे घर में लोग उसे अन्नो कहते हैं, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अब के या में इन दोनों में से सही क्या है ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से अन्नो नाम छोटा जो है सो उस डैश से में हुक्म चलाना आसान होता है। अब जो से और में है, इस से और में से सही शब्द क्या है ये आपको छांट के यहाँ लिखना है। देखिए ध्यान ये रखना है जो भी आप छांट के लिखेंगे इसमें से वाक्य का एक अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, अर्थ निकलेगा तभी आपको अपने यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। तो इन दोनों में से छांट के आपको सही उत्तर लिखना है। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि रेखांकित यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, जैसे छन और अगले में क्या है मुहूर्त, ये जो 2 शब्द जो अंडरलाइन कर रखे हैं, अंडरलाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखांकित। शब्दों को आजकल कैसे लिखते हैं, ठीक है, छन को कैसे लिखते हैं आजकल उसके बारे में पूछा जा रहा है। मुहूर्त को कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है दोनों शब्द, इन दोनों शब्द को आज किस तरह से लिखा जाता है दूसरे तरीके से ये आपको लिख करके यहाँ पे बता देना है। उसके बाद अगला शब्द प्रश्न जो है आपके लिए प्रश्न संख्या 4, इसमें आपको बोला जा रहा है कि लिंग बदलकर लिखो। जैसे नानी है तो नानी का लिंग बदल के अगर आपको लिखना हो तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, नाना लिख सकते हो। और हाथी दे रखा है तो आप हाथी का भी लिंग बदलकर यहाँ पे लिख सकते हो। दोनों सही करोगे तो जाके आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो 5वां प्रश्न है इसमें आपको बोला जा रहा है कि ये जो तुम शब्द है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, इसके बारे में बोला जा रहा है इस वाक्य में सर्वनाम का
ठीक करके लिखो। जैसे सर्वनाम दे रखा है यहाँ पे तुम, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसकी जगह कुछ और सर्वनाम आ सकता है, तो जो भी जैसे आप लोग जानते हैं संज्ञा के शब्दों की जगह हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो सही सर्वनाम का प्रयोग करके आपको इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। जैसे संटीला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तुम जो सर्वनाम दे रखा है इसका प्रयोग करके कि संतीला तुम्हारा घर, ठीक है, नागालैंड के किस शहर में है, तो तुम की जो इस्तेमाल करोगे ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप तुम्हारा शब्द इस्तेमाल करोगे वो सही होगा। यानी कि आपको सही सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करना है। और ये छठे प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि अपने सारे सामान, जैसे सामान शब्द है इसके बारे में बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्द का लिंग पहचानो और लिखो, ठीक है। यहाँ पे सामान शब्द है, इसका लिंग पहचानने के लिए आपको बोला जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो भी आपको लग रहा है उसके अनुसार अपने उत्तर में लिख देंगे। इस तरह से आपका ये 10 नंबर का पोर्शन आपका व्याकरण वाले पोर्शन में कवर होता है। अगर आप सभी के उत्तर सही लिखेंगे तो आपको 10 के 10 नंबर भी मिल जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, अगली हेडिंग जो आपके लिए आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा वो होगा सृजनात्मक लेखन, जिसके अंदर आपको जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि तुम्हारी परिचित नदी के बारे में 5 वाक्य लिखो। किसी भी नदी के बारे में, जिस नदी के बारे में आप जानते हो, नदी का नाम जानते हो, किसी भी नदी के बारे में आप 5 वाक्य लिख करके अपना उत्तर पूरा कर सकते हो। दिल्ली के आसपास के बच्चे यमुना नदी के बारे में लिख सकते हैं, या फिर कहीं और रहते हो आप, गंगा नदी अगर आपके घर के पास है तो गंगा नदी के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास रहते हो, नर्मदा नदी के आसपास रहते हो, तो किसी भी नदी के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको बेसिकली आप लोग कितना क्रिएटिव हैं, कितने अच्छे से वाक्य बना सकते हैं, उसके आधार पे आपको यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। कई बार आपको यहाँ पे चित्र दे दिया जाएगा और बोला जाएगा चित्र को ध्यान में रखते हुए 5 वाक्य बनाइए, 10 वाक्य बनाए, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप घर पे बैठ करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने इतना करने के बाद अगला जो है आपके इस क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिलेगा एक वर्तनी वाला पोर्शन। वर्तनी यानी कि जिसे हम हिंदी में वर्तनी बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे पहला प्रश्न पढ़ोगे आप तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, उन गलती को ठीक करके आपको लिखना है। ये देखो यहाँ पे जो गलती है, इस गलती को ठीक करके शुद्ध शब्द क्या बनेंगे तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है इसे ठीक करके सही शब्द आपको बना करके दोबारा से लिख देना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही है कि शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पे 2 तरीके से शब्द लिखे हुए हैं, आपको जोन सा भी सही लग रहा है उन पे आप क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। जैसे कटीले मान लेते हैं आपको ये वाला सही लग रहा है तो इस पर आप गोला बना लेंगे। अब इन दोनों में से गुल्लक 2 तरीके से लिखे हुए हैं, आपको मान लो ये लगता है कि ये गुल्लक सही लग रहा है आपको, तो इस पर आप गोला बना देंगे। यानी कि सही शब्द को छांटने के लिए बोला जा रहा है वर्तनी के आधार। वर्तनी का मतलब है कि सही अक्षर की बनावट होनी चाहिए, मात्राओं का सही प्रयोग होना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि भाई ये शुद्ध शब्द बने हुए, सही से मात्रा को ध्यान में रखते हुए से लिखा गया है। और तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो। अब देखो यहाँ पे ना शब्द दे रखा है लेकिन बीच में एक अक्षर गायब कर रखा है, तो ये जो गायब अक्षर है उस गायब अक्षर को आप पूरा करोगे यहाँ पर लिख करके। तो जैसे ये तालाब, ला लिख दोगे बीच में तो तालाब हो गया, तो यानी कि आपने यहाँ ला लिखा और एक शब्द बन गया। अब ये देखो मश वाला, अब मश क्या, मसाले वाला अगर मुझे लिखना हो तो यहाँ आ की मात्रा लगा दूंगा, मसाले वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पूरा कर लिया। तो इस तरह से आपने क्या करना है, कुछ अक्षर को लिख करके कुछ मात्रा लगा करके आपको इसे शब्द को अच्छे से पूरा करना है जिससे कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्तनी वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला पोर्शन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा वो है सुलेख का, जिसमें आपको एक छोटा सा गद्यांश का हिस्सा दे दिया जाएगा और आपको उसे देख करके दोबारा से लिखना होगा। बस ध्यान ही रखनी है आपको कि पहले मात्राओं की गलती नहीं करनी है, पहला काम। दूसरा काम यह है कि जो आपकी हैंडराइटिंग होगी बिल्कुल साफ सुथरी होगी, कोई मिस्टेक आप नहीं करेंगे। अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इसे करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको 5 में से 5 नंबर जरूर के जरूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गलती करते हैं, मात्राओं की गलती करते हैं, सही से नहीं लिखते हैं, कटिंग वटिंग करते हैं, तो हो सकता है आपके नंबर थोड़े बहुत कट जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद इतना करने के बाद लास्ट पोर्शन जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा वो शब्दावली यानी शब्दकोश का होगा, जिसके अंदर किसी शब्द का आपसे अर्थ पूछ लिया जाएगा, कई बार पर्यायवाची पूछ लिए जाएंगे, कई बार आपसे विलोम शब्द पूछ लिए जाएंगे। जैसे इस प्रश्न पत्र पे देखेंगे तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि तुक वाले शब्द लिखो। दादा, दादा के साथ हम क्या ऐड करते हैं, दादा दादी, बच्चा बच्ची। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि भाई शब्दों को ऐसे दूसरे शब्द लिखने जो कि तुक वाले शब्द बनते हो। तो 5 ऐसे शब्द दे रखे हैं, 5 के बारे में लिखोगे सही सही तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में ज़रूर आई होगी, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिए। क्लास 5th की बाकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। चैनल ये वाला जो कि मेरे नाम से है, मिस्टर कृष्णा शाह, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि मेरा एक और चैनल है, मेन चैनल है friends@preparation, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।